स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्वतंत्र तंत्र को समझेंगे। इनमें मुख्य पॉइंटों को समझेंगे जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित हो सकेंगे। अच्छे से समझना और नोट्स भी तैयार कर लेना। इसमें हम समझेंगे श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों को, इनके कार्यों को और गैस किस तरह आदान प्रदान होती है, कौन से मुख्य गैस हैं, इन सभी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थी सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें कि देखो, जो ये श्वसन की एक क्रिया, जिसे क्रिया कहते हैं, अर्थात एक गैस को लेना और दूसरी गैस को छोड़ना सजीव प्राणियों का प्रधान गुण है। एक गैस को लेना, दूसरी गैस को छोड़ना सजीव प्राणियों का प्रधान गुण है। ठीक। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है और उसके फुफ्फुसों का जिस क्षण वातावरणीय वायु से संसर्प यानी संस्पर्श होता है, वह वायु से भरने लगते हैं। ध्यान दें कि जैसे ही शिशु जन्म लेता है और उसके फुफ्फुसों यानी फेफड़ों यानी लंग्स का जिस क्षण वातावरणीय वायु से संस्पर्श होता है, वे वायु से भरने लगते हैं और जीवन का आरंभ हो जाता है। और जन्म से आरंभ होकर यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। श्वसन क्रिया की गति जन्म या बाल्यकाल में तेज रहती है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है यह अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। श्वसन क्रिया वस्तुतः कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के मध्य होने वाले गैसों के पारस्परिक विनिमय अर्थात आदान प्रदान का ही नाम है। तो ये विद्यार्थियों मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब चलिए मुख्य पॉइंटों को नोट करते हैं। श्वसन तंत्र के तीन अर्थ। श्वसन के तीन अर्थ: श्वास अर्थात फुफ्फुसों द्वारा संवातन। दूसरा, रक्त व हवा के मध्य एवं रक्त और ऊतकों द्रवों के मध्य गैस का आदान प्रदान करना। रक्त व हवा के मध्य एवं रक्त और ऊतक यानी टिश्यू द्रव के मध्य, ध्यान देना, द्रव के मध्य गैस का आदान प्रदान। तीसरा है कोशिकीय चयापचय में ऑक्सीजन का उपयोग। कोशिकीय चयापचय में ऑक्सीजन का उपयोग। आगे समझते हैं। ये हो गया तीन अर्थ, श्वसन के तीन अर्थ। जिस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग को, अब यह जो है क्रम में रखने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझें। नासा गुहाएं, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फुफ्फुस, ये जो है क्रम में रखने के लिए या मैच करने के लिए आ जाता है। तो आप इसको क्रम में ही नोट करना। पहला है नासा गुहाएं, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा स्वरयंत्र और चौथा श्वास नली, फिर पांचवा श्वसनी और छठा फुफ्फुस। मतलब किस क्रम से वायु अंदर प्रवेश करती है। तो इसी कारण क्रम पूछ लिया जाता है। आगे समझते हैं। श्वसन प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेशियां काम करती हैं। कितने प्रकार की पेशियां काम करती हैं? तीन प्रकार की। तनुपट, अंतःपार्श्विका पेशी, हंसली। तनुपट, अंतःपार्श्विका पेशी, हंसली। विद्यार्थियों, इन सबके विषय में आप जानते होंगे, लेकिन ये नाम नोट कर लें। तनुपट, अंतःपार्श्विका पेशी और हंसली। जो श्वास को हम भरते हैं तो इनमें संकुचन होता है, ये ऊपर उठती हैं। और श्वास को निकालते वक्त जैसे कि हंसली, जो हड्डी है गले के पास की हड्डी, वो नीचे झुकती नहीं है और भरते वक्त ऊपर नहीं उठती है, वही सब प्रक्रिया है। तो ये आप नोट कर लें, केवल इतना पूछा जाएगा। तनुपट, अंतःपार्श्विका पेशी और हंसली। और ये जो इसका क्रम जो पूछा जाएगा, क्रम भी पूछा जा सकता है कि मतलब सबसे पहले कौन झुकती है या उठती है। तो आप श्वास को भरिए, श्वास को अपने अंदर भरिए और महसूस करिए कि कौन सा जो है, यानी तनुपट, अंतःपार्श्विका पेशी या हंसली में कौन सा अंग ऊपर को उठता है, चलता है, कौन सा अंग झुकता है। सांस को लेते वक्त, सांस को निकालते वक्त, तो आपको आसानी से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र के कार्य। श्वसन तंत्र के कार्य कौन से हैं? गैसों का विनिमय, उत्सर्जन, अवशोषण, श्रवण, आवाज़ उत्पादन करना, घ्राण केंद्र,
छींक व खांसना, जल तथा अम्लक्षार संतुलन, रक्त परिसंचरण तथा लसिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं, ये आप नोट कर लें। श्वसन तंत्र के कार्य: गैसों का विनिमय, ठीक, उत्सर्जन, अवशोषण, श्रवण, आवाज़ उत्पादन करना, घ्राण केंद्र यानी सूंघने की क्षमता इसी के द्वारा होती है, छींक व खांसना, जल तथा अम्लक्षार संतुलन यानी जल तथा अम्लक्षार पर संतुलन, रक्त परिसंचरण तथा लसिका पर यानी लसिका तंत्र पर प्रभाव यह डालता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पॉइंटों में आपको नोट करा दिया है। अब थोड़ा सा इनके जो ये अंग हैं, नासिका गुहाएं, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फुफ्फुस, तो इनके विषय में थोड़ा सा आप और समझ लें तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। अब मुख्य पॉइंटों को ही रखा है हमने यहाँ पर। चलिए सबसे पहले नासा गुहाएं समझते हैं, यानी नसल कैविटीज़ भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो नाक के आप कार्य नोट कर लें। नाक के कई कार्य हैं। जो वायु भीतर ले रहे हैं उसे गर्म करना, साफ करना तथा उसकी आर्द्रता को बनाए रखना। अब नासा गुहा से काम शुरू हो जाता है ना, तो देखो यहीं पर वायु छनती है। जो वायु भीतर आप ले रहे हैं उसे गर्म करना, साफ करना तथा उसकी आर्द्रता को बनाए रखना, गंध का एहसास कराना, आवाज़ को तेज करना, नासाद्वार की सतह पर तय, और यह ध्यान रखें ये कार्य हो गया। और ये नासाद्वार की सतह पर तैलीय ग्रंथियां होती हैं और वहाँ पर कुछ बाल रहते हैं और इनका कार्य क्या होता है, जो छोटे कणों को नाक के भीतर नहीं जाने देते हैं यानी जाने से रोकते हैं। छोटे कण जो धूल मिट्टी वगैरह रहती है केवल श्वास को ही तो अंदर चाहिए, अगर कण अंदर चले जाएगी तो फेफड़ों को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी। तो यही कि नासाद्वार की सतह पर तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं और कुछ छोटे बाल रहते हैं और वो क्या काम करते हैं, छोटे कणों को नाक के भीतर जाने से रोकते हैं। बाल और तैलीय ग्रंथियां यानी चिपक जाते हैं नाक के सामने, और ये कार्य हो गया। चलिए ग्रसनी समझते हैं विद्यार्थियों। यह मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक कीप जैसी संरचना है। यह किस प्रकार से है, मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक कीप जैसी संरचना है जो 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। वे कौन कौन से हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। और यह मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक कीप जैसी इसकी संरचना होती है और 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक विद्यार्थियों, यह थोड़ा सा मैं और समझा दूँ ताकि आपको याद रहेगा। यह कपाल के नीचे के हिस्से के समीप नासा गुहाओं के बाद स्थित है। इस भाग में कान में आने वाली कंठनली का मुख्य छिद्र होता है जो ग्रसनी का पार्श्विक भित्त पर होता है। ठीक, इतना मैंने समझाने के लिए बताया। इतना ये आप नोट कर लें कि जो है ग्रसनी में यानी यह एक कीप जैसी संरचना है, 13 सेंटीमीटर लंबी है और इसके 3 क्षेत्र हैं, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक, अब चलिए स्वर यंत्र को समझते हैं। आप स्वर यंत्र को जानते होंगे ना, तो चलिए स्वर यंत्र को समझते हैं। यह उपास्थि से बना हुआ 4 सेंटीमीटर का एक कक्ष होता है। स्वर यंत्र क्या होता है, उपास्थि से बना हुआ 4 सेंटीमीटर का एक कक्ष होता है। इसका प्राथमिक कार्य भोजन व पेय पदार्थों को हवा से अलग करना। ध्यान दें, इसका प्राथमिक कार्य भोजन व पेय पदार्थों को हवा से अलग करना तथा साथ साथ ध्वनि उत्पादन करना भी इसका कार्य होता है। ठीक, आगे समझिए श्वास नली को। यह एक पाइप जैसी संरचना होती है जो 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है, यानी चौड़ी। श्वास नली जो होती है यह एक पाइप
जैसी संरचना होती है और 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर व्यास की होती है। यह ग्रास नली के सामने स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? ग्रास नली के सामने स्थित होती है। श्वास नली 16 से 20 उपास्थियों से, ध्यान दें यहाँ पर, श्वास नली 16 से 20 यानी 16 से 20 उपास्थियों से, जो सी आकार की है उससे बनी होती है। 16 से 20 उपास्थियों से जो सी की आकार की उपास्थि है उससे यह बनी है श्वास नली। ठीक, आगे समझते हैं इसका जो है मेन काम। इसमें श्लेष्मा जो पाया जाता है, जो कि श्लेष्मा से धूल कणों को अंदर नहीं आने देती है। पहले तो नासिका गुहा पर रोका जाता है, लेकिन अगर मान लो गलती से अंदर चला भी गया तो धूल कणों को अंदर नहीं आने देती है और चिपके हुए कणों को बाहर ढकेल देती है, बाहर यानी बाहर निकाल देती है, बलगम वगैरह के साथ बाहर कर देती है। ठीक, ये सब काम फेफड़ा को सुरक्षित रखने के लिए होता है। और श्वास, अगला समझते हैं श्वसनी। विद्यार्थियों, श्वसनी स्टर्नम के पीछे थोड़ी आगे जाकर यह यानी कि श्वसनी जो होती है ये हो श्वास नली, ये हुई श्वसनी। तो श्वसनी क्या है? यानी ब्रांची, द ब्रांची, श्वसनी को द ब्रांची भी इंग्लिश में कहते हैं। तो यह इसकी स्थिति कहाँ पर है? श्वसनी स्टर्नम के पीछे यह होती है और थोड़े आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है यह, और 2 से 3 सेंटीमीटर चलकर ये प्रत्येक फुफ्फुस में चली जाती है। देखो, श्वसनी जो है यानी ब्रांची जो है स्टर्नम के पीछे होती है और थोड़े आगे जाकर यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। स्टर्नम के पीछे होती है, आगे 2 भागों में विभाजित हो जाती है और 2 से 3 सेंटीमीटर चलकर ये प्रत्येक फुफ्फुस में चली जाती है। यह इसी के बाद तो फुफ्फुस है, प्रत्येक फुफ्फुस में चली जाती है और फुफ्फुसों में प्रवेश करके यह कई शाखाओं में भी विभक्त हो जाती है। इसीलिए तो इसको ब्रांची बोलते हैं। ठीक, और याद ध्यान दें, दाईं श्वसनी लंबी व पतली होती है। इन पॉइंटों को आप नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन इसी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। बहुत डीप भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंटों को पूछा जाता है जो हमारे ध्यान में नहीं रहता है। तो दाईं श्वसनी लंबी व पतली होती है और बाईं छोटी तथा चौड़ी होती है। विद्यार्थियों, ये ब्रांची में थोड़ा और समझ लें ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यह जब विभक्त होती है तो आगे चल के जैसे कि मुख्य रूप से 3 स्तरों में, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक स्तर में विभक्त होती है यह श्वसनी। और तृतीयक स्तर पर श्वसनी अत्यंत सूक्ष्म व्यास वाली श्वसनिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। और यह सब देखने पर पता कैसे लगता है? जैसे वृक्ष की शाखाओं और प्रशाखाओं जैसा है प्रतीत होता है जो ये बनता है। और श्वसनी व श्वसनिकाओं में रोमिकामयी स्तंभाकार उपकला से आच्छादित श्लेष्मिक झिल्ली का स्तर होता है। ठीक, और सभी चारों ओर से प्रत्यास्थ सूत्रों से लिपटी रहती हैं और इस वजह से हवा के आने जाने के समय यह आसानी से फूलती और सिकुड़ती हैं। और विद्यार्थियों, जब किसी कारण ये फूलती और सिकुड़ती है ना, और जब किसी कारण से इन पेशियों में जकड़न अथवा ऐंठन पैदा हो जाता है, तो जैसे जुकाम में भी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वायुमार्ग अत्यंत संकुचित हो जाता है, वह श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है। तब इस स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है? तो दमा रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, दम फूलता है, यानी अस्थमा रोग हो जाता है। चलिए, इतना मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आगे हम फुफ्फुस को समझें, यानी लंग्स को, फेफड़े को। ठीक, इनमें मुख्य पॉइंटों को हमने रखा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, दायां फुफ्फुस बड़ा वजन, यानी दायां फुफ्फुस बड़ा होता है और वजन इसका से
620 ग्राम होता है, यानी 620 ग्राम होता है, और बायां छोटा होता है और वजन में 570 ग्राम होता है, यानी 570 ग्राम। और बाईं ओर हृदय को, अब ऐसा क्यों होता है यह भी समझ लें। बाईं ओर हृदय को स्थान देने के कारण फुफ्फुस छोटा होता है। बाईं ओर हृदय को स्थान देने के कारण बायां छोटा होता है। ठीक, चलिए आगे समझिए कि विद्यार्थियों, फुफ्फुस हाइलम भाग में, फुफ्फुस जो है हाइलम भाग में श्वसनीय रक्त वाहिनियाँ तथा लासिका वाहिकाएँ प्राप्त करता है। कहाँ पर? हाइलम भाग में श्वसनीय रक्त वाहिनियाँ तथा लासिका वाहिकाएँ प्राप्त करता है। और बाएं विद्यार्थियों, बाएं लंग्स में यानी फुफ्फुस में सुपीरियर खंड व इन्फीरियर खंड होते हैं। ध्यान दें, बाएं लंग्स में सुपीरियर खंड व इन्फीरियर खंड होते हैं, जबकि दाएं लंग्स में 3 खंडों में यह विभक्त होता है। दाएं फेफड़ों में 3 खंडों में विभक्त होता है और बाएं लंग्स में सुपीरियर खंड व इन्फीरियर खंड होते हैं। ठीक, इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी में गैसों का आदान प्रदान होता है। और यह ध्यान दें, प्रति मिनट हवा का माप क्या है? तो प्रति मिनट 10 से 15 बार श्वास लेना। प्रति मिनट 10 से 15 बार श्वास लेना और प्रत्येक बार लगभग कितना? 500 मिली से 1 लीटर हवा भीतर भरना और उतना ही बाहर निकालना। कितना होता है? प्रति मिनट 10 से 15 बार श्वास लेना, प्रति मिनट का है यहाँ पर, और प्रत्येक बार लगभग 500 मिली यानी 500 ml से 1 लीटर हवा भीतर भरना और उतना ही बाहर निकालना होता है। विद्यार्थियों, इस हवा में कौन सी गैस? वैसे तो गैस बहुत सी होती हैं, लेकिन मुख्य होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। वैसे तो बहुत सारी गैसें अंदर चली जाती हैं, तभी तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन मुख्य में आपको यही नोट करना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। विद्यार्थियों, फेफड़ा के विषय में थोड़ा और मैं समझा दूं। इतना तो मैंने आपको मुख्य पॉइंटों को बता दिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके विषय में थोड़ा सा और बता दूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यह जो है ऊपर से दिखने में यह चिकना एवं चमकीला होता है। ऊपरी सतह सीरस तरल से गीली रहती है। किससे होती है? सीरस तरल से गीली रहती है। और भीतर से फुफ्फुस कई खंडों व उपखंडों में विभक्त रहता है, जिनमें विद्यार्थियों श्वसनिकाएँ व वायु प्रकोष्ठ भरे रहते हैं। यह अंतराल ऊतकों से बना हुआ होता है, जिसमें से होकर रक्त वाहिनियाँ और लसिकाभ वाहिनियाँ अपना मार्ग बनाती हैं। और फुफ्फुसों में बहुत सी लसिका ग्रंथियाँ भी मौजूद रहती हैं। इसमें वायु कोशिका कोष पाए जाते हैं और प्रत्येक कोष्ठ पर भी विद्यार्थियों कोष्ठ पर भी वायु मार्ग का अंत होता है और फूले रहने पर अंगूर के गुच्छों जैसा प्रतीत होते हैं ये। और प्रत्येक वायु कोशिका कोष चारों ओर से सूक्ष्म रक्त कोशिकाओं से घिरा रहता है। और इसमें रक्त कोशिकाएं विद्यार्थियों भी श्वसनिकाओं जैसी ही सूक्ष्म होती हैं। इसी स्थान पर गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त कोशिकाएं ऊतकों से लाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को वायु कोशों में छोड़ देती हैं तथा वहाँ से ऑक्सीजन O2 को यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। अब यह पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो रक्त कोशिकाएं ऊतकों से लाई हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वायु कोशों में छोड़ देती हैं। रक्त कोशिकाएं जो लाती हैं ना यहाँ पर, तो यानी हृदय जो रक्त फेफड़ों में छोड़ता है, दायां हृदय जो
दूषित रक्त होता है तो उसको फेफड़ों में छोड़ता है नहीं है, तो वहाँ पर ये क्लियर होता है, यहाँ वहाँ पर रक्त साफ होता है। कहाँ पर? फेफड़ों में रक्त साफ होता है। तो रक्त कोशिकाएं ऊतकों से लाई हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वायु कोशों में छोड़ देती हैं तथा वहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं उसको वहाँ से ग्रहण कर लेती हैं। यहीं पे ब्लड भी शुद्धि होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन से ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अपना कार्य करती हैं और इसको साफ करने के बाद बाएं में जो है भेज दिया जाता है। ब्लड बाएं में चला आता है, बाएं हृदय में। ठीक, तो बाएं हृदय से पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है ब्लड को। तो ये चक्र होता है। तो हृदय का केवल क्या काम है? ब्लड को पंप करना, और फेफड़ा का काम है ब्लड को साफ करना, लेकिन स्टार्टिंग हृदय से ही होती है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों। लेकिन यह ध्यान रखें, अगर हम क्वेश्चन चाहें तो बहुत सारे इसमें से बना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कुछ भी मिस ना हो। नहीं कितना क्वेश्चन आप याद करेंगे? अगर आप समझ कर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वो आसानी से याद रहता है। क्वेश्चन रटने से दिमाग से निकल जाता है कुछ दिनों बाद। इसी कारण मैं थोड़ा थोड़ा समझाती भी हूँ और क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूँगी। अगला वीडियो क्वेश्चन के हिसाब से बना दूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।